हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पेपर। वहां तक मान के चलूँ आपको कोई डाउट नहीं है? चलो गुड। तो हम नया पेपर अब स्टार्ट कर रहे हैं। आप मेरे साथ जो कवर अप करेंगे, अब हम एमटीपी स्टार्ट कर रहे हैं। दिसंबर 17 सेट 2 जो इंस्टीट्यूट ने इशू किया था, आपको मालूम है जो सेक्शन 1 होता है उसके अंदर क्या क्या आता है बोलो। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो आप मेरे साथ एमसीक्यू क्वेश्चन देखना स्टार्ट करो। फर्स्ट, आइडल टाइम इज, जो हमारा आइडल टाइम होता है वो किस पे होता है, क्या शो करता है? टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन अ फैक्ट्री? नहीं। टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन अ ऑफिस? नहीं। टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क, जो वर्कर अपने वर्क के टाइम पर खाली बैठ रहा है, मतलब ऑफ पे है, उसको हम बोलेंगे क्या चीज? आइडल टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। तो आइडल टाइम इज टाइम स्पेंट बाय वर्कर्स ऑफ देयर वर्क। सेकंड, सेल बजट इज, सेल बजट जो है वो एक्सपेंडिचर तो होता नहीं, फंक्शनल होता है। यस, फंक्शन को शो करता है, मास्टर बजट नहीं है, क्योंकि मास्टर बजट तो होता है जिसमें हमारे सारे अदर बजट भी प्रिपेयर हो जाते हैं। तो सेल बजट इज फंक्शनल बजट हम कह सकते हैं। उसके बाद थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट एक्सपेंस? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सी हैं? द कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन, ड्राइंग एंड लेआउट, द हायर ऑफ टूल्स और इक्विपमेंट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, सेल्समैन की वेजेस, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ अ फैक्ट्री। तो आप मुझे बताओ, जो डायरेक्ट एक्सपेंस जो हम किसी से रिकवर करेंगे डायरेक्टली, तो आप मुझे कह सकते हैं जो स्पेशली डिजाइन हुआ है, ड्राइंग हुआ है या लेआउट हुआ है, उनको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि हम कई बार क्लास में बोल चुके हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस हैं जो पर यूनिट पर क्या होंगे? आइडेंटिफिकेबल होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए पॉइंट होगा। क्लियर? आगे आएंगे। वेरिएबल कॉस्ट इज, क्या होगा बोलो? वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो रिमेन फिक्स्ड रहती है पर यूनिट पर। यह पॉइंट पहले भी आ चुका है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो पर यूनिट रिमेन सेम होती है, और जो फिक्स कॉस्ट होती है उसका अमाउंट सेम होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट जिसका पर यूनिट सेम रहेगा, हम उसको बोल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूज स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ, जो हम कॉन्टिन्यूस स्टॉक को करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? परपेचुअल इन्वेंट्री बोलते हैं। ये पॉइंट भी हमारा पहले डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। याद है ना, नॉन इंटीग्रेट के अंदर हम क्या बनाते हैं? स्टोर लेजर और WIP और फिनिश गुड्स, और बाकी जो सब बच जाते हैं वो कौन सा होता है? जर्नल लेजर बोल दो या कॉस्ट लेजर बोल दो। जबकि इंटीग्रेटेड अकाउंट के अंदर हम जर्नल लेजर या कॉस्ट लेजर ना बनाकर अदर अकाउंट बनाते हैं। तो कहता है इंटीग्रेटेड अकाउंट किसको एलिमिनेट करता है? कॉस्ट लेजर या जर्नल लेजर को एलिमिनेट करता है, उन्हीं के प्लेस पर बाकी सारे अकाउंट हमारे बनने शुरू हो जाते हैं। तो इंटीग्रेट एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट लेजर को प्रिपेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट, डायरेक्टर की जो रेम्यूनरेशन है, जो डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन है एंड एक्सपेंस फॉर्म अ पार्ट ऑफ, डायरेक्टर किस में आता है? एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है डायरेक्टर। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 स्टैंड फॉर, कैपेसिटी का नहीं होता, जॉइंट स्टॉक नहीं होता, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, तो क्या होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए करेगा नन ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सर्विस अंडर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग। देखो हम क्या बोलेंगे, जो सर्विस की कॉस्ट है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में उसको असर्टेन करेंगे। प्रोसेस में नहीं आता, जॉब बैच में नहीं आता, प्रोडक्शन अकाउंट में नहीं आता, किस में आएगा? कॉस्ट शीट में आएगा। कॉस्ट को असर्टेन करने की जो टेक्निक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट शीट हम इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर अ केयरफुल स्टडी ऑफ। फ्लेक्सिबल बजट में हम क्या करते हैं? एक लेवल का बजट हमें प्रिपेयर होता है, अदर लेवल का बजट हम प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम फिक्स्ड
वेरिएबल और सेमी वेरिएबल तीनों एक्सपेंस को कंसीडर करेंगे। हमने क्लास में कई बार बोला हुआ है, जैसे 500 यूनिट्स का मुझे बजट गिवन है और मैं आपसे बोलता हूं मुझे 700 यूनिट का बजट प्रिपेयर करना है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट। एक लेवल की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, अदर लेवल का बजट हम प्रिपेयर करेंगे, उसी को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। क्लियर? रीड करेंगे। हाँ जी सर, डन। अब सेकंड में एंटर करेंगे, जो मैंने मैच ऑफ द फॉलोइंग होता है, कहते हैं विच बजट शोज यूटिलाइजेशन ऑफ लिक्विड कैश। हमारी जो कैश कहां कहां यूज हुई वो कौन बताएगा? कैश बजट इंडिकेट करता है, क्योंकि आपको मालूम है कैश बजट में इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश दोनों को हम कवर अप करते हैं। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस, जो नॉर्मल लॉस इज बोर्न बाय नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल लॉस को नॉर्मली जो आउटपुट होती है उससे रिकवर करते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट कस्टमर को बियर करनी होती है। नॉर्मल लॉस कौन बियर करता है? कस्टमर। एबनॉर्मल लॉस कौन बियर करता है? ऑनर ऑफ द कंसर्न। नेक्स्ट, इनहेरेंट फीचर्स ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्री इज, जो हमारा प्रोसेस इंडस्ट्री होती है उससे पता चल सकता है कि हमारा कितना वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट की आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट के इनपुट बनती है जब तक कि वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। नेक्स्ट, कैपिटिव पावर प्लांट एक्सपेंस। पावर का जो प्लांट कैपिटिव का एक्सपेंस है वो कहां आएगा? फैक्ट्री का एक्सपेंस काउंट होता है। और जो डोनेशन होती है वो किसकी होती है? फाइनेंशियल नेचर का पार्ट होता है। तो चेक करके देखेंगे प्लीज इसको भी। ध्यान से देखेंगे इसको भी। हाँ जी, तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा आएगा बोलो? ट्रू और फॉल्स का आ रहा है। ट्रू और फॉल्स के लिए कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू साइट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस। यस, जो ट्रेवलिंग का खर्चा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस काउंट होता है। फाइनेंस कॉस्ट शेल फॉर्म पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। नहीं, फाइनेंस का तो पार्ट इनडायरेक्ट होता है, इंटरेस्ट वगैरह, वो फॉल्स है। गुडविल रिटर्न ऑफ अपीयर ओनली इन कॉस्ट बुक। नहीं, राइट ऑफ तो फाइनेंशियल का पार्ट होता है। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। प्राइमरी पैकिंग नहीं, सेकेंडरी पैकिंग होती है, प्राइमरी पैकिंग नहीं होती, ये भी फॉल्स है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 फॉर कैपेसिटी डिटर्मिनेशन एज इशूड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। गलत है ये भी। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 इसके ऊपर डील नहीं करेगा। तो फर्स्ट ट्रू है और अदर जो 4 है वो आपके क्या है? फॉल्स इंडिकेट हो रहे हैं। चेक कर लो प्लीज। क्लियर? नेक्स्ट हम क्या सकते हैं, अब जो है कहता है वेज शीट जो होता है इज प्रिपेयर्ड बाय वेज। जो वेजेस की शीट है वो कौन बनाता है बोलो? पेरोल डिपार्टमेंट बनाता है। जिसने आगे पे करना है उनको बनाता है, पे रोल डिपार्टमेंट प्रिपेयर करेगा। आइडल टाइम अराइजेज ओनली व्हेन वर्कर्स आर पेड ऑन टाइम। मतलब हम टाइम के बेसिस पे पे कर देते हैं तो खाली बैठने के भी पैसे देने पड़ जाते हैं,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडल टाइम। मतलब अगर 9 आवर्स के पैसे मैंने आपको देने हैं, आप उसमें टास्क का अगर 8.5 आवर भी करेंगे तब भी हमारे को 9 आवर्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए आइडल टाइम आ जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग वेजेस अंडर टाइम रेट इज, जो टाइम रेट है उसमें क्या आएगा, हमारे आवर्स वर्कड, कितने आवर्स काम करा, आवर्स वर्कड इनटू वेज रेट पर आवर, पर आवर के कितने पैसे देने हैं और कितने आवर्स आपने काम किया, उसके अकॉर्डिंगली आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस मटेरियल, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, फ्रॉम वन जॉब टू वर्क ऑर्डर इज रिकॉर्डेड इन, कहां आएगा, मटेरियल ट्रांसफर नोट। मतलब मटेरियल कितना ट्रांसफर हुआ है उसके अंदर डिटेल जाएगी, मटेरियल ट्रांसफर नोट के अंदर जाएगा कि इस जॉब से अदर जॉब में कितना ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट, स्टोर लेजर इज केप्ट एंड मेंटेन इन कॉस्ट ऑफिस, जो कॉस्ट डिपार्टमेंट है उसको बनाना पड़ेगा स्टोर लेजर की प्रॉपर डिटेल्स को। तो अब चेक करके देखेंगे इसको भी। हाँ जी, तो मान के चलते हो यहां तक हो चुका है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे एंटर कर रहे हैं, जिसमें आपको पता ही है आंसर एनी 5 क्वेश्चंस होता है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे को जो रखा था, उसमें लिखा था 200 kgs ऑफ सर्टेन मटेरियल वैल्यूड एट 50 पर kg वर इश्यूड फ्रॉम स्टोर डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांजिट 2 kg फिजिकली डिसअपियर ड्यू टू श्रिंकेज। मतलब हमने क्या करा, उनको 200 kg दिया था, जिसमें 2 kg तो क्या हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, श्रिंक हो गया जब वो इन ट्रांजिट था। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस द यील्ड ऑफ गुड्स आउटपुट वाज 80% ऑफ इनपुट। ठीक है, मतलब 200 kg हमने दिया, 2% वहां वेस्ट हो गया, मतलब 2 kg वहां वेस्ट हो गया, जो मिला उसका 80% उसको मिला, मतलब 20% इन प्रोसेसिंग वेस्ट हो गया। 85 of input had a slightly substandard dimensions and this can be sold as second in the market at a discount of 25% of sale price of goods output which is 300 per kg। मतलब जो बना उसमें से कुछ आइटम ऐसी थी जो मतलब प्रॉपर क्वालिटी की नहीं थी, तो उनको हमारे को डिस्काउंट पे बेचना पड़ा। आपको मालूम ही है कि वो फ्रेश में नहीं जाती। 12% of input emerged as trimming in the process. This was collected and can be sold in the market at net price of 20 per kg, which is credited to manufacturing overhead as per company's practice। कंपनी की प्रैक्टिस में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में कितना लिखेंगे वो आपका ये पूछना चाहते हैं। क्लियर? फिर कहता है एक्सप्लेन विद रीजन द क्वांटिटी दैट वुड यू क्लासिफाई। मैंने क्लास में डिस्कस करा हुआ है, वेस्ट किसको बोलते हैं, स्क्रैप किसको बोलते हैं, स्पॉइलेज किसको बोलते हैं, ये आपको बताना है। व्हाट वुड विल बी द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द गुड्स आउटपुट, अ सिंपली कंप्यूटेड वैल्यू विल suffice as detailed statement is not required। मतलब सिंपल सा बता दो कि कितनी इनपुट वगैरह हम कहां दिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे, बस वो आपसे इतना सा पूछ रही है। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले आप मुझे बताओ, हमने 200 kg से काम शुरू किया, 1% रास्ते में वेस्ट हो गया था, तो कितना 2 kg, उसको कितना मिला 198, ये इनपुट हो गई। इस इनपुट का 12% वेस्ट हुआ था इन प्रोसेस, तो 23.76 वेस्ट हो गया, कितना आ गया 174.2, और इनपुट का ही 8% क्या हो गया था, सब स्टैंडर्ड था। तो इसका मतलब जो बनी आउटपुट वो कितनी आ गई 158.4 kg आउटपुट बनी होगी। चेक करके देखेंगे पहले यहां तक के कैलकुलेशन को।
उसके बाद क्लियर, उसके बाद इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, हमारे को तीनों का डिफरेंस बनाना था, वेस्टेज को, स्क्रैप को, स्पॉइलेज को। जो मैंने आपको एग्जांपल से बताया था थ्योरी में, वो आपको बताना था कितना वेस्टेज है। देखो जो रास्ते में ही वेस्ट हो गया, वेस्टेज ना आपके काम का ना मेरे काम का। स्क्रैप जो बना और क्या हो गया, प्रॉपर्ली नहीं बन पाया, तो वो कितना हो गया 23.76, और स्पॉइलेज कितना हुआ था 15.84। तो जो हमारी ऊपर की कैलकुलेशन है उसमें वेस्ट, स्क्रैप और स्पॉइलेज जो हमने मीनिंग देखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली बताना था आपको। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल कितने का आया था 200, जो आया था वो कितने का आया था 10 लाख का। बट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना 15.84, तो 10,000 जो है हमारी 150.8.4 अवेलेबल थी, तो पर यूनिट की जो कॉस्ट होगी वो हम कितना दिखाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में 63.13 पर यूनिट कॉस्ट होगी जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में रिकवर करेंगे। चेक कर लो प्लीज। हाँ जी, तो इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वो किसका गिवन है, ओवरहेड चैप्टर है उसका गिवन है। आओ ओवरहेड में ये क्वेश्चन अभी इससे सिमिलर क्वेश्चन हमने कवर अप भी किया था। हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोलो कितने ए बी सी और सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और वाई। आपको उसने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम कंप्लीट हो चुका है, उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली ए बी सी एक्स और वाई उनका कितना कितना एक्सपेंस है वो दिया हुआ है, और जो सेकेंडरी है उसमें कितना है एक्स के एक्सपेंस को ए बी सी वाई कितना बियर करेगा, और वाई जो है के एक्सपेंस को ए बी सी एक्स कितना बियर करेगा। और साइलेंट केस में हम कौन सा करते हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से करते हैं, उसी से सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। याद आया कुछ? तो हम क्या कर रहे थे बताओ, हमने सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के जो खर्चे हैं उसको कितना एज्यूम कर लेते हैं एक्स रुपीस, और जो सर्विस डिपार्टमेंट वाई है उसके एक्सपेंस को कितना एज्यूम किया था वाई रुपीस। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के एक्सपेंस को कितना एक्स, और वाई को आपने स्मॉल वाई एज्यूम किया। तो हम क्या बोलेंगे, एक्स को, एक्स के जो खर्चे हैं वो अपने तो है ही है, चेक करो अपने कितने थे इसके 1,40,000 है। ये वही चेक कर रहा था प्लीज, यहां पर प्रिंटिंग एरर आ रहा है, 1,40,000 है। तो इसके 1,40,000 तो है ही है, प्लस एक्स को वाई का बियर करना पड़ रहा है 15%, और वाई क्या बोलेगा मेरे अपने 96,000 तो हैं प्लस मुझे 10% एक्स का बियर करना पड़ रहा है। याद आ गया ना? तो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के हमने एक्स बेस एज्यूम किया, वाई को वाई एज्यूम किया, एक्स अपने 1,40,000 तो बियर करेगा प्लस 15% वाई। अब वाई की इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, उससे सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के एक्सपेंस और वाई के एक्सपेंस आ जाएंगे, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने इसको एमटीवी में पहले कवर अप किया है, तो करेंगे आप इसको ट्राई, मान लो। हाँ बिल्कुल, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं उसको डिस्कस करूंगा। अगर आपका इस प्रेजेंटेशन से आंसर नहीं आता आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन उसने लिखा थ्योरी का, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के, नॉर्मल क्वेश्चन है। थर्ड बी में अ ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर हु कमेंस्ड हिज बिजनेस ऑन 1 जून सप्लाई यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आस्क फॉर प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट पर ट्रांजिस्टर सोल्ड, wages and material are to be charged at actual cost, work overhead 75% of wages, work overhead बोल दो या फैक्ट्री बोल दो, ऑफिस ओवरहेड कितना है 30% of work cost, number of transistors manufactured and sold during the year 540। ठीक है, उसके बाद हमें बता रहा है अदर पर्टिकुलर्स में क्या बता रहा है, मटेरियल्स पर सेट 240, तो जितने हम ट्रांजिस्टर बनाएंगे, वेजेस पर सेट आपको गिवन है, सेलिंग प्राइस पर सेट भी गिवन है,
इफ एक्चुअल वर्क एक्सपेंस पर क्या हुआ 32,160 और ऑफिस का इतना हुआ है, आपको रिकॉन्साइल भी बनाना है। तो रिकॉन्साइल से पहले क्या करना पड़ेगा, पहले कॉस्टिंग वालों का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट शीट के थ्रू, फिर फाइनेंशियल वालों का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के थ्रू, और लास्ट में आके हम उसका रिकॉन्साइल करेंगे। क्लियर? तो एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे। पहले तो ये थर्ड ए का आंसर है, उसके ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन को रीड करेंगे। चलें, तो बताओ सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कॉस्टिंग वालों का जो प्रॉफिट निकालना है उसके लिए हम बनाते हैं कॉस्ट शीट। और हमारे कितने ट्रांजिस्टर थे, 540 थे ना, हाँ 540 थे। तो 540 ट्रांजिस्टर्स थे, उनकी इंफॉर्मेशन हमने बनाने हैं। 540 ट्रांजिस्टर्स के ऊपर हमने काम करना है। मटेरियल हमारे को कितना गिवन था, 240, अगर एक का है तो 540 से मल्टीप्लाई, वेजेस हमारी 80, 540 से मल्टीप्लाई। मटेरियल और वेजेस को जब ऐड करेंगे हमारा आता है प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर हम क्या नाम देते हैं, प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड 75% वेजेस, तो वेजेस का 75% 60, और इस 540 से मल्टीप्लाई करेंगे 32,400। तो आप इसको फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट नाम देते हैं। उसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और वो कितना गिवन था ज़्यादा चेक करना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का उसने दिया था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 30% ऑफ वर्क कॉस्ट, 30% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो मैं यहां लिखूंगा 30% ऑफ वर्क कॉस्ट, इस वर्क कॉस्ट का 30%। तो इससे आपका आ गया टोटल कॉस्ट। उसमें प्रॉफिट ऐड किया, मतलब सेल गिवन है तो उससे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करा है किससे, कॉस्ट शीट से, मतलब प्रॉफिट कैलकुलेशन एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड से। चेक करेंगे, उसके बाद हमारे को जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है किसका, फाइनेंशियल वालों का। उसके लिए क्या बनाऊंगा बोलो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। मटेरियल गिवन है सेम, उसके बाद वेजेस भी गिवन है सेम, उसके बाद वर्क ओवरहेड चेक करना कुछ गिवन था, यस एक्चुअल में, एक्चुअल का जो गिवन है उसने लिखा था एक्चुअल बेसिस पे, वो एक्चुअल बेसिस पे है तो आपने उसको लिखा वर्क ओवरहेड। सेल गिवन है, उससे आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, आप कंबाइंड बना सकते हैं। उसमें ऑफिस के एक्सपेंस को लिखा तो आपका आ गया नेट प्रॉफिट। जरूरी नहीं है आप ग्रॉस प्रॉफिट वाले स्टेप को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग और पीएनएल को हम क्या करते हैं, कंबाइंड प्रिपेयर करते हैं, तो आप उस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। डन। अब अगर दोनों बुक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया तो क्या करेंगे, अब रिकॉन्साइल करेंगे। तो आपकी मर्जी, आप क्या करेंगे, कॉस्टिंग के प्रॉफिट से फाइनेंशियल या फाइनेंशियल से कॉस्टिंग। तो इन्होंने आपको दे रखा है फाइनेंशियल का गिवन है और कॉस्ट पे पहुंच रहे हैं। तो वर्क ओवरहेड मटेरियल वेजेस तो सेम था, फैक्ट्री का एक्सपेंस ओवर रिकवर हुआ है तो हमें क्या करना पड़ता है बोलो, कॉस्टिंग में ऐड करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल में क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और ऑफिस एक्सपेंस अंडर रिकवर हुआ है
तो वो क्या करना पड़ेगा, लेस, इसलिए हमें यहां क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, उससे आपका प्रॉफिट आ रहा है, चेक करके देख लो। क्लियर, रीड कर लेंगे इसको भी। हाँ जी, इसके बाद हमारा प्रोसेस अकाउंट का क्वेश्चन आ रहा है। A factory has two production process. Normal loss in each process is 10% and scrap unit sells at 50 paise each from process 1 and 3, each from process 2. मतलब नॉर्मल लॉस तो दोनों का 10% है, बट जो नॉर्मल लॉस का सेल प्राइस है इसका 50 पैसे है और इसका 3 रुपीज है ईच में। डायरेक्ट मटेरियल एडेड जो यूनिट्स है, कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्शन ओवरहेड आपको गिवन है, आउटपुट टू प्रोसेस 2, मतलब जो प्रोसेस 1 की आउटपुट है वो मतलब 2 के लिए इनपुट है और जो 2 की आउटपुट होगी वो फिनिश गुड्स के लिए जाएगी। एक्चुअल प्रोडक्शन जो आपको ओवरहेड गिवन है, वर्क आउट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड लॉसेस हमें कैलकुलेट करने। करें स्टार्ट। ये लो, प्रोसेस ए कितने से काम शुरू हुआ था, 2000 यूनिट्स 8100, लेबर गिवन है और प्रोडक्शन ओवरहेड 150%, वो भी लिख दिया। नॉर्मल लॉस 10%, तो 2000 का 10% कितना हो गया, 200, और कितने में सेल होगा, 50 पैसे, दैट इज 100, और जो इसकी आउटपुट है वो कितनी है, 1750, तो अब नॉर्मल लॉस आ गया 50 यूनिट्स का। 2000 में से 200 का तो नॉर्मल लॉस था, तो आपको कितना लग रहा था, 1800 यूनिट बनेंगी, जबकि बनी कितनी, 1750। अगर मेरे को 1800 बनने की एक्सपेक्ट था और बना कितना, 1700, तो मैं कह सकता हूं 50 यूनिट्स आपकी एबनॉर्मल लॉस आ गई। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट कैसे निकालते हैं बोलो, इन सबको ऐड करा, 18,100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2000 माइनस 200, तो पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है, चेक करो, 10 रुपीज आ रही है। 18,100 की कॉस्ट थी, 100 का नॉर्मल लॉस सेल हो गया, तो हमारी कॉस्ट कितनी हो गई, 18,000 नॉर्मली, और नॉर्मल आउटपुट कितनी दी, 2000 से 200 वेस्ट कर दो, मतलब नॉर्मल, तो 1800 एक्सपेक्ट था, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, 18। अब नॉर्मल लॉस और जो नेक्स्ट यूनिट में ट्रांसफर होता है वो किस पे जाता है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट पे ट्रांसफर होता है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। चेक करके देखेंगे, चेक कर लो प्रोसेस 1 अकाउंट। प्रोसेस 1 अकाउंट को पहले मैच करेंगे। क्लियर। अब जो प्रोसेस 1 की आउटपुट होगी वो क्या बनेगी, बी की इनपुट 1750, 17,500 उसने परचेज करा 1250 1900 का, अपना लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड भी लिख दिया। अब उससे नॉर्मल लॉस कितना था बोलो, नॉर्मल लॉस 10%, तो 1750 प्लस 1250 कितना आ गया, 3000, 3000 का 10% हो गया 300, और पर यूनिट कितने में सेल होगी, 3 में, कितना आ गया 900,
और जो इसका आउटपुट है वो क्या हो गया, फिनिश गुड्स आपका आ चुका है, क्योंकि ये टैली हो चुका था। अदरवाइज वो आपका एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन लेके आता। क्लियर है? इसको भी रीड करेंगे, प्रोसेस टू अकाउंट। और यही बात जो उसने समझाई है, हमने जो बैलेंसिंग बोली थी उसने आपको दिखा दिया कि उसका हमारा जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है। जो मैंने आपको अभी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट कैलकुलेट किया था ऊपर, वो इन्होंने इस तरीके से दिखाया हुआ है। तो हमारे लिए तो इसकी नीड ही नहीं होगी। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर ही उसकी प्रेजेंटेशन दे दी थी। क्लियर? चेक करके देखेंगे। इसके बाद बी में लिखा था चिरंजीवी लिमिटेड इज हैविंग अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 4 लाख। चिरंजीवी मेक अ प्रॉफिट ऑफ 80,000 इफ इट्स फिक्स कॉस्ट गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। व्हाट विल बी ब्रेक इवन सेल, हमें ब्रेक इवन सेल निकालनी है उस कंसर्न की। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट गिवन है। क्लियर? तो मेरे को बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बोलो? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है और प्रॉफिट पता है तो हम क्या करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और प्रॉफिट पता है करके पीवी रेशो सॉल्व कर लो। कितना आ गया? 20%। क्लियर है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। तो उसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? पीवी रेशो कैलकुलेट करेंगे। और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो अगर मुझे फिक्स कॉस्ट पता है, पीवी रेशो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, डिवाइड करके आप ब्रेक इवन सेल या ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो बिल्कुल सिंपल सा एक मार्जिन, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का या मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन गिवन है, इसको भी आप चेक कर लेंगे। ठीक है सर। उसके बाद मुझे अगला क्या देखा था? उसके बाद देखा था फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। क्या निकालना है बोलो? मटेरियल यूसेज, प्राइस और कॉस्ट। हमें दे रखा है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज गिवन है, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज गिवन है, मतलब आपको कितने का हो गया बोलो? 3 रुपीज। 9,000 के अंदर 3,000 यूनिट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ फिनिश्ड, और स्टैंडर्ड रेट 2, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, और एक्चुअल आपको गिवन है 80 का। तो हमें कॉलम बताओ जरा, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल रेट और एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, एक्चुअल रेट तो आपका हो गया 9,000 डिवाइड बाय 3,000, तो कितना आ गया? ये आ गया 3। एक्चुअल रेट तो आपका आ गया 3, और मैंने बताया हुआ जो ये एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम चाहिए होती है। और एक्चुअल क्वांटिटी अगर आपको कंज्यूम चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब ओपनिंग आपका नील है, परचेज आपका कितना है? 3,000 यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स, और क्लोजिंग कितना है? 500। तो आप मुझे बोलेंगे 3,000 माइनस 500, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम आ गई 2,500 यूनिट्स, 2,500 यूनिट। स्टैंडर्ड रेट मुझे गिवन था 2 रुपीज पर यूनिट का। स्टैंडर्ड क्वांटिटी चेक करो, अगर आपको लिखा है आपको चाहिए कितना होता है बोलो? 25 यूनिट चाहिए होती है 1 टन के लिए, तो 80 के लिए कितना चाहिए होगा? 25 यूनिट्स अगर 1 टन के लिए, तो 80 कितने के लिए? स्टैंडर्ड रेट पता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता है, एक्चुअल रेट पता है, एक्चुअल क्वांटिटी पता है। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब तो आप क्वेश्चन में प्रॉपर्ली पुट करके देखो, उनका मत देखो, अपने हिसाब से देखो। एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो आप मुझे क्या बोलेंगे इसके लिए? क्या बोलेंगे प्लीज जल्दी बोलो। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसको और इसको माइनस करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और इसको और इसको माइनस करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो आप टेबल बनाकर अपने फॉर्मूले से प्रेजेंटेशन करोगे। तो नोट करेंगे पहले टेबल को, चलो पहले टेबल को नोट कर लो। स्टैंडर्ड रेट,
स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल रेट और एक्चुअल क्वांटिटी। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि सर हमारे को क्लोजिंग स्टॉक गिवन था इसीलिए हमने एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम निकाला है। ओपनिंग प्लस परचेज, ओपनिंग यूनिट 0 थी, परचेज 3000 थी, क्लोजिंग में 500 थी, इसीलिए हमने एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम 2500 यूनिट्स बोला है। टेबल नोट हो जाएगा तो मुझे बता देंगे। क्लियर। उसके बाद आप ये वाली लाइन भी नोट कर लो, फॉर्मूले की, फॉर्मूले की लाइन को भी नोट कर लो। डन। चलो अब उसके बाद अगला पार्ट था फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें क्या करना है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालना है। जैसे हमारा मटेरियल में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है, यहां पर क्या होता है, इकोनॉमिक बैच। एनुअल डिमांड गिवन है, सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट गिवन है और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट अगर इतनी है और कैरी पर यूनिट इतना है तो 200 का 6% कितना आएगा, 12 हो जाएगा पर यूनिट पर एनम। तो आपका इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है बोलो, अंडर रूट ऑफ, ये देखो अंडर रूट ऑफ एनुअल डिमांड कितनी है 2400 पर बैच कितना 100 और सेटअप की कितनी आई थी 12। सॉल्व करके देख लो 200 यूनिट्स आ रहे हैं। जैसे हमारा वहां पर क्या होता था बोलो, 2 टाइम्स ऑफ एनुअल कंजम्पशन इनटू पर ऑर्डर कॉस्ट डिवाइड बाय स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता था। ऐसे ही यहां पर हम कर रहे हैं इकोनॉमिक बैच के अंदर 2 टाइम्स ऑफ एनुअल डिमांड पर बैच इनटू डिवाइडेड बाय जो कॉस्ट आएगी वो पर यूनिट पर एनम। तो चेक करके देख लो, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी उन्होंने सॉल्व करा हुआ है। हाँ सेम फॉर्मूला होता है, ईओक्यू की तरह ही फॉर्मूला बना हुआ है। क्लियर। देखो आप जब देखते रहेंगे ना, आप धीरे धीरे अब आपको कई एमटीबी में क्वेश्चन सेम दिखने शुरू होंगे, तो आप खुद सोचो, आपको अब आसान लगेगा। अगला क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ड्यू मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन है फिक्स्ड और प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल गिवन है। ड्यूरिंग द forthcoming year it is anticipated that the average rate for direct labor remuneration will fall 80 पैसे पर आवर टू 75 पैसे पर आवर। ओके, लेबर का रेट डिक्लाइन हो गया है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी विल बी रिड्यूस्ड बाय 5%। अच्छा, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई है, इसका मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। प्राइस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर मटेरियल एंड सर्विस विच कंप्राइज ओवरहेड विल रिमेन अनचेंज। ठीक है, मटेरियल को और अदर मटेरियल के एक्सपेंस सर्विस के पर यूनिट सेम रहेंगे। प्रोडक्शन इन द कमिंग ईयर विल इंक्रीज बाय कितना 33 1/3%। और हमें क्या बनाना है, कॉस्ट बजट प्रिपेयर करना है। एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को रीड कर लो। हाँ ठीक कह रहे हो संदीप
कह रहे सर यूनिट तो गिवन ही नहीं है, तो हम 33 1/3% किसका बढ़ाएंगे? क्योंकि अगर मुझे प्रेजेंट का पता होता तभी तो हम सॉल्व कर पाते सर। कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूं सॉल्व। करूं सॉल्व? हाँ जी सर, आओ मेरे साथ देखेंगे क्या लिखा है। सबसे पहले मटेरियल को देखो, 1,20,000 है, उसमें 33 1/3%, अगर आपकी यूनिट्स बढ़ गई तो वो भी तो बढ़ेगा, तो इसने सीधा 133.1/3 कर दिया, तो कितना आ गया? 1,60,000। क्योंकि 1,20,000 में 33 1/3 का मतलब 1/3 होता है, वो ऐड कर दो। वेरिएबल ओवरहेड भी आपके 33 1/3% तक बढ़ जाएंगे और फिक्स्ड ओवरहेड सेम रहेंगे, इनमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इनमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब वेजेस में समझो। देखो जो 80,000 की वेजेस थी उसका 133.1/3% तो होगा ही होगा, क्योंकि आउटपुट बढ़ने से वेजेस भी बढ़ती है, वो भी तो पर यूनिट पे डिपेंड है। और उसने बोला था अब वो डिक्लाइन होगी 0.8 इंटू 0.75, मतलब 80 पैसे की जगह 70 पैसे हो गई, और हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसी डिक्लाइन हो गई। इसका मतलब जब मैं 100% पे है, अब 95 पे काम कर रहा हूं, तो 100 पे कितना होगा? तो चेक करके देख लो। 80,000 इंटू 133.1/3 इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 0.75 और 0.8 इसलिए कर रहा है पर यूनिट या पर आर का रेट बढ़ गया है, और 95% से डिवाइड इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रोडक्शन की एफिशिएंसी 5% से डिक्लाइन हुई है, तो वेजेस ज्यादा पे करनी पड़ेगी। जब टाइम ज्यादा लगेगा तो वेजेस भी ज्यादा पे करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट, जो उसने हमसे पूछी थी। क्लियर है? चेक कर लो इसको भी। ठीक है सर। उसके बाद हमें क्या गिवन था? डेल्टा लिमिटेड इज मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट एंड करंटली यूटिलाइजिंग 80% ऑफ कैपेसिटी विद अ टर्नओवर ऑफ 32,000 यूनिट्स। अगर मैं 32,000 यूनिट्स बना रहा हूं 80% पे, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है? 25 पर यूनिट। द वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 17.5 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 1,50,000 अप टू 80% ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, एंड देयर विल बी एडिशनल कॉस्ट सुपरवाइजर की 20,000 बियॉन्ड दैट लेवल। अगर 80% तक काम कर रहे हैं तो 1,50,000 फिक्स है, बट अगर आप 80% कैपेसिटी से ज्यादा काम करेंगे तो एक सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, और उसके जो है एक्सपेंस 20,000 से बढ़ जाएगा। हमें एक तो एक्टिविटी लेवल निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 10% ऑफ सेल, मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट, और एक्टिविटी लेवल परसेंटेज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। अगर मैं प्रॉफिट 1 लाख चाहता हूं तो कितनी एक्टिविटी लेवल में मुझे काम करना पड़ेगा। चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करो आप भी। देखो मैं क्वेश्चन को रीड करने का टाइम आपको इसीलिए देता हूं ताकि आपको पता चले कि सर क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, ये ध्यान रखो। ठीक है सर, आओ मेरे साथ देखना शुरू करो। सबसे पहले आप मुझे बताओ, अगर मैं 32,000 80% में बना रहा हूं, 32,000 यूनिट अगर 80% में बना रहा हूं तो 100% में कितना बनाऊंगा? 40,000 यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1,50,000, और क्योंकि 80% से ज्यादा पे काम करूंगा इसीलिए 20,000 से एक्सपेंस बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,70,000। जो फिक्स कॉस्ट आज 1,50,000 की हो रही है, और क्वेश्चन ने मेंशन किया था 80%, दैट इज बियॉन्ड दैट लेवल से हमें एक सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, और उसकी सैलरी मतलब या उसका एक्सपेंस 20,000 से बढ़ जाएगा। तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1,70,000। अब बताओ, सेल प्राइस गिवन है 25, वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन थी, तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट लेस करके क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। और अगर कॉन्ट्रीब्यूशन पता है 7.5, सेल 25, तो पीवी रेशो कितना आ गया? 30%, क्योंकि आपको पता है पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। तो सबसे पहले मुझे ब्रेक इवन के लिए क्या चाहिए होता है? पीवी रेशो, और मैंने उसको कैलकुलेट भी कर दिया।
अब अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट चाहिए तो फिक्स कॉस्ट कितनी थी आज 1,50,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितने हैं 7.5, तो बीपी आएगा कितना 20,000 यूनिट्स पे, 20,000 यूनिट्स, और हम कितना कर रहे हैं 40, तो इसका मतलब मैं 50% एक्टिविटी के ऊपर, मतलब 100% तो 40,000 बन सकती थी, और ब्रेक इवन आ जाएगा कितना 20 पे। इसका मतलब अगर आप 50% एक्टिविटी लेवल पे काम करेंगे तो आप ब्रेक इवन पॉइंट को कवर अप कर लेंगे। क्लियर है? बीपी कितना आ रहा है 20,000 यूनिट्स पे, और हम 100% कैपेसिटी पे कितना बना सकते हैं 40, तो अगर 20 पे बीपी आ जाएगा 40 के कंपैरेटिवली, तो 50% कैपेसिटी को जैसे ही आप टच करेंगे आप बीपी को टच कर लेंगे। अब सेकंड पार्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी है 1,50,000, और मैं मानता हूं मैं एक्स यूनिट बेचूंगा, तो आप मुझे क्या बोलेंगे 1,50,000 प्लस मैं चाहता हूं 10% सेल का, इसके लिए मुझे 30% पीवी रेशो इज इक्वल टू एक्स। फॉर्मूला क्या होता है फिक्स कॉस्ट डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, मतलब कितनी सेल करूं ताकि इतना प्रॉफिट डिजायर्ड हो जाए। तो डिजायर्ड प्रॉफिट क्या है सेल का 10%, तो 1,50,000 प्लस 10% ऑफ सेल दैट इज एक्स यूनिट, मैंने एक्स लेट किया था एक्स यूनिट बेचूंगा, तो अब इसको सॉल्व कर लो 7,50,000 रुपये आपका आएगा, तो हम कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट, आपकी नंबर ऑफ यूनिट तो पता ही है ना 1,50,000 डिवाइड बाय 25, तो 30,000 यूनिट, एज एक्टिविटी लेवल इज 32,000 यूनिट, इसका मतलब हमारे को एडिशनल सुपरविजन कॉस्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल। 30,000 यूनिट पे ही है ना, और जबकि 32,000 यूनिट से ज्यादा होएगा तो हमारी एडिशनल कॉस्ट आएगी, इसीलिए हम 1,50,000 की फिक्स कॉस्ट को ही कंसीडर कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं क्या कर रहा हूं देखो फिक्स कॉस्ट 1,70,000 करता हूं और मैं कह रहा हूं 1,70,000 प्लस 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30%, तो आपका कितना आ रहा है 34,000 यूनिट्स कवर करनी पड़ेंगी। एक बार मतलब 1,50,000 से कंसीडर करा और फिर 1,70,000 से, दोनों पे आपका बीपी अलग अलग आएगा। चलो अब नेक्स्ट पार्ट क्या रहा है, अगर वो प्रॉफिट कितना जाता है 1 लाख का, तो क्या होगा फिक्स कॉस्ट 1,50,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 1 लाख डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 7.5, तो कितना आ रहा है 33,033, जो 32,000 से एक्सीड है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट 1,70,000 से कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है? सॉल्व करके देख लो 36,000 40,000 पे, तो आपको 90% कैपेसिटी पे काम करना पड़ेगा अगर आप प्रॉफिट 1 लाख चाहते हैं तो। क्लियर है? तो पहले सेकंड पार्ट में उसने बोला था 10% ऑफ सेल, और अगले पार्ट में वो बोल रहा है अगर मैं प्रॉफिट 1 लाख की चाहता हूं तो बताओ क्या करूं। कोई बात नहीं, हमने उसको वो भी सजेशन दे दी, चेक कर लेंगे उसको भी। क्लियर? सर क्लियर है। चलो अगला लिखा था नेट प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ सी लिमिटेड अमाउंटिंग टू 18,550, ओके, while the profit disclosed by company cost in for that period is 28,660। फाइनेंशियल वालों का प्रॉफिट इतना है, कॉस्टिंग वालों का प्रॉफिट इतना है, और हमारे को ये गिवन है कि इनके रीजंस हैं डायरेक्टर फी नॉट चार्ज, प्रोविजन, बैंक का इंटरेस्ट और इनकम टैक्स। याद करो सेम पॉइंट हम पहले कर चुके हैं, तो मैं इसको दोबारा नहीं करवा रहा, ये हमारा एमटीपी में पहले कवर हो चुका क्वेश्चन सेम। तो आप इसको ट्राई करके देखेंगे, हो सकता है डिजिट डिफरेंट हो, अगर दिक्कत आएगी तो आप मुझे मैसेज करेंगे प्लीज। फाइनेंशियल और कॉस्ट का प्रॉफिट तो उसने हमारे को दे ही दिया ना, अगर कॉस्ट और फाइनेंशियल का प्रॉफिट ना देता तो फिर उसके लिए फिर हम ट्रेडिंग और पीएनएल या कॉस्ट शीट बनाते। अब तो उसने आपको कॉस्टिंग और फाइनेंशियल दोनों का प्रॉफिट दिया हुआ है, सिर्फ जो उसके चेंजेस हैं वो बताए हुए हैं, हमें उससे चेक करना पड़ेगा कि रिकॉन्साइल करना है।
क्लियर है? नेक्स्ट, प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज। हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है किसके लिए? फॉलोइंग इन डबल एंट्री सिस्टम में इशू ऑफ मटेरियल डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ओवरहेड जो एब्जॉर्ब्ड है फैक्ट्री के, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग के, अंडर और ओवर रिकवरी फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन का। हमें बनाना है इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर। सबसे पहले बताओ, ये लो, जो हमारा मटेरियल में आएगा ये रहेगा WIP जो डायरेक्ट है, और जो इनडायरेक्ट होगा वो कौन सा आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल। ऐसे ही वेजेस का बोलो, जो आपका वेजेस डायरेक्ट है वो कहाँ आएंगे? WIP में। जो इनडायरेक्ट है पहले वो फैक्ट्री में, उसके बाद टू वेजेस कंट्रोल। याद है ना कि मटेरियल डायरेक्टली जो होगा वो WIP में चले जाएगा, और जो इनडायरेक्ट है पहले फैक्ट्री में जाएगा, उसके बाद फैक्ट्री के बाद WIP में आएगा। सेम कंसेप्ट वेजेस पे होता है। उसके बाद जो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड की बात करेंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड किससे बियर करवाई जाती है? बोलो, WIP से। एडमिनिस्ट्रेशन को किसको बियर करवाएंगे? फिनिश को। और सेलिंग ओवरहेड कौन बियर करता है? कॉस्ट ऑफ सेल। तो आप चाहें तो तीनों को अलग अलग पास करें, इन्होंने उसको मर्ज कर दी तीनों के ओवरहेड को। उसके बाद अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी जो भी होगी वो कौन बियर करता है? कॉस्टिंग P&L अकाउंट बियर करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन, और फैक्ट्री के लिए क्या हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L। उसने आपसे सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री मांगी थी। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, एक बार आप इसको भी रीड कर लो। ध्यान से इसकी सारी एंट्री को एक बार रीड कर लो। कोई भी एंट्री में दिक्कत आ रही है मुझे बोलो। हाँ, आप अलग अलग कर सकते हैं, मैं बोल तो रहा हूं आपको, आप अलग अलग एंट्री पास कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर, गुड, कैन इट डन। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द थ्री। तो थ्योरी क्वेश्चन है जस्ट इन टाइम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट या को प्रोडक्ट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। थ्योरी क्वेश्चन होता है लास्ट, आप उसको भी देख सकते हैं, चेक करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं कह सकता हूं हमारा ये वाला MTB भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चेक कर लो बिल्कुल ध्यान से, मैं रीड करने का टाइम दे रहा हूं। हाँ, आप कर रहे होंगे क्वेश्चन तो कोई डाउट आएगा, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा आपको, उसके लिए तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूं आपके लिए। आप पहले यहां तक का देखेंगे तभी मैं अगले वाले MTB पे एंटर करूंगा। हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक कह रहे हैं मोहित, ठीक कह रहे हो। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन के लिए आप अपने फॉर्मेट को ले सकते हैं, और मैं तो ये पहले भी आपको MTB में बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, आप प्रेजेंटेशन जो हमारे मॉड्यूल में है या जो हमारे इंस्टीट्यूट ने दिया है एज इट इज रखें, ऐसा इंस्टीट्यूट ने कहीं नहीं कहा हुआ। हम अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन क्लास में इतनी प्रेजेंट जो है वो उसी से तो करे हैं, उसी से इतनी प्रैक्टिस करी हुई है। तो अगर आपने उससे इतनी प्रैक्टिस करी है तो मैं भी आपको वही सजेस्ट करूंगा कि आप उसी से ही रखें,
नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे ईओक्यू में हम 2 UPS लिखते हैं, वो ABC भी लिख देते हैं, तो हम लिख सकते हैं उस केस में। मैं उसमें कोई चेंज करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं। जो भी आप डिनोट कर रहे हैं आप उसको उसमें लिख दें कि यू क्या है, पी क्या है, एस क्या है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में आप डिस्क्लोज करें फॉर्मूला, वो अपने हिसाब से लिखो। मैंने अभी आपके सामने सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में तो ऐसे ही किया था कि सर्विस डिपार्टमेंट जो एक्स है उसके एक्सपेंस को एक्स एज्यूम करा, वाई को वाई एज्यूम करा स्मॉल। तो आपकी मर्जी होती है, आप किसी भी तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। पक्का मान लो, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट एमटी पे फिर एंटर करूं।